हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के MQ-9 रीपर डील के बारे में। जी नहीं, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि रीपर डील फाइनल हुई या नहीं हुई। हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि MQ-9 रीपर कैसा ड्रोन है, बल्कि आज के इस वीडियो का उद्देश्य कुछ अलग है। हमने हाल ही के दिनों में देखा है कि कुछ चुनिंदा पार्टियां ऐसी हैं, खासकर राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, जो देश हित को ताक में रख करके निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगी हैं। जैसा कि हमने राफेल केस में देखा कि भारत में कोई डिफेंस डील हो और उसके पीछे जो विवाद है वो शुरू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और एक बार फिर से MQ-9 रीपर डील में भी हमें वही देखने को मिल रहा है, जहां पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ जो MQ-9B सी गार्डियन या MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन का ऑर्डर दे रहा है वो सुपर एक्सपेंसिव है और बहुत सारे अनरियलिस्टिक प्राइस कंपैरिजन इसको लेकर के किए जा रहे हैं कि इस देश ने इसको इस प्राइस पे खरीदा, दूसरे देश ने दूसरे प्राइस में खरीदा, भारत इतना महंगा ड्रोन क्यों खरीद रहा है। तो आइए, हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम ये एक वीडियो बनाते हैं जहां पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे MQ-9B प्रोक्योरमेंट का, और हम आपको बताएंगे फैक्ट के साथ कि भारत को MQ-9 की ज़रूरत क्यों है और क्या भारत को वाकई ये जो ड्रोन है बहुत महंगे मिल रहे हैं। भारत को इस पूरी डील से क्या बेनिफिट होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आज जरूर बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फेक प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत चीन के साथ 3044 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को शेयर करता है, जहां पर चीन लगातार भारत की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको टेस्ट करने के लिए तत्पर होता है। सबसे खास बात यह है कि अधिकतर जो इलाके हैं वो या तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, और ऐसे वेदर में जो सैनिक हैं उनका फिजिकली जा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वहां पर हमारा जो काम करते हैं वो या तो हेलीकॉप्टर्स करते हैं, या फिर अगर रिकॉनेसेंस या फिर इंटेलिजेंस मिशन हुआ तो वहां पर ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा अगर हम भारत के कोस्ट लाइन पे नजर डालें तो भारत की कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है, जो कि तकरीबन 7516 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें सारे मेन लैंड, आइलैंड, अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में और अरेबियन सी वेस्ट में कंट्रोल होता है। तो ये सारी जो बड़े इलाके हैं इन पे एक साथ नज़र बनाए रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए जो ऐसे साधन है उनको एक्वायर किया जा रहा है जिससे कि ये सारा काम आसान हो सके। अब इंडियन नेवी की हम बात करें तो इंडियन नेवी को कोस्ट लाइन से तकरीबन 2500 से लेकर के 3000 माइल्स दूर तक नज़र बना के रखनी पड़ती है, और इसके लिए बाकायदा उनको नियमित जो ISR मिशन है वो लॉन्च करने होते हैं, ताकि वो ये पता कर सकें कि भारत की समुद्री सीमा में कोई दूसरा जो शिप है वो ऑपरेट तो नहीं कर रहा है, और भारतीय नौसेना ये आइडेंटिफाई कर सके कि अगर कोई शिप है तो क्या वो एनिमी शिप है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सारी जानकारी भारतीय वायु नौसेना को जो हमारे ड्रोन्स होते हैं उनकी सहायता से मिलती है, और इसीलिए भारतीय आर्म फोर्सेस जो हैं वो अपने ISR मिशन को और मजबूत करने के लिए खासकर इंडियन ओशन रीजन में इस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की तलाश में हैं, और ये सारी जो कैपेबिलिटी है ये MQ-9 की सहायता से काफ़ी अच्छे से पूरी हो सकती है, क्योंकि ये ड्रोन ना सिर्फ ISR मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यह मिसाइल अटैक भी करने में सक्षम है। यही एक कारण है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को इस समय हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की जो ड्रोन्स है इनकी तलाश है, और ये सारी रिक्वायरमेंट MQ-9 से पूरी हो जाती है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के पास पहले से ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का। भारतीय नौसेना ने नवंबर 2020 में इन ड्रोन्स को लीज पे लिया था, और नवंबर 2022 तक इन्होंने 10,000 घंटे की जो उड़ान है वो कंप्लीट कर भी ली। जो इंडियन नेवी MQ-9 यूज़ करती है वो मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए किया जाता है, और गौर करने वाली बात एक ये है कि इसने गल्फ ऑफ एडन से सुंदा स्ट्रेट जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ तक अपनी जो नज़र है वो बना के रखी है। और इनफैक्ट जब अभी हाल ही में चीन के साथ हमारा गतिरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था तो भारतीय थल सेना के रिक्वेस्ट पे इन MQ-9 रीपर्स को भारतीय थल सेना की मदद के लिए LAC के पास भी डिप्लॉय किया गया था, जहां पर इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकाल करके भारतीय थल सेना को दी थी। अब आइए बात कर लेते हैं इन रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दोस्तों, MQ-9 एक्विजिशन निसंदेह एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है, लेकिन हमारे लिए जानना यह भी ज़रूरी है कि भारत को इस मल्टी बिलियन डॉलर डील में क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम एक सिंपल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि इससे अलावा हम बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी का ध्यान वहाँ पर रखा गया है। लेकिन
जब भी कोई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस होता है तो जो डील की कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेपन, सेंसर और इसके अलावा जो दूसरे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, ट्रेनिंग है और जो एमआरओ सर्विसेज है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटरमाइन करी जाती है। यानी अगर हम बात करें, अगर आप एक ड्रोन लेंगे तो आप सब सिंपल ड्रोन का क्या करेंगे, उस ड्रोन में ऑपरेट करने के लिए आपको सेंसर्स भी लेने पड़ेंगे, वेपन्स भी खरीदने पड़ेंगे और अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग का आपको वहाँ पे अप्रूवल मिला है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी उस पर ऐड होगी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ट्रेनिंग और एमआरओ सर्विसेज हैं उनके लिए भी खर्च करना पड़ता है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी पैसा हमें देना पड़ता है। तो भारत की जो MQ-9 डील है इसमें ये सारी चीज़ें शामिल है। 31 की संख्या में हम जो MQ-9 ड्रोन खरीद रहे हैं, इसमें 10 की संख्या में जो ड्रोन है ये अमेरिका में बन के भारत आएंगे, लेकिन बाकी के जो 21 ड्रोन है उनको भारत में ही बनाया जाना है। अगर हम इंडियन नेवी चीफ की बात करें तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इन ड्रोन्स की वो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हम तक ट्रांसफ़र करी जाएंगी, जिसमें रेडार प्रोसेसिंग, सेंसर फ्यूजन और कंपोजिट जो पार्ट्स हैं इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये हम तक पहुंचेगी, जिसका इस्तेमाल हम अपने खुद के जो हेल क्लास के ड्रोन है जिसका निर्माण DRDO के द्वारा किया जा रहा है उनमें कर सकते हैं। जनवरी 2023 में भारत फौज और जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम, जिसको हम GAASI के नाम से जानते हैं, उनके बीच में एक पार्टनरशिप साइन करी गई थी जहां पर MQ-9 ड्रोन्स के पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात कही गई थी। इस पार्टनरशिप में मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स, सब असेंबली जो ड्रोन की है वो शामिल है। अगर हम करंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें जो अमेरिका ऑफर कर रहा है तो वो 8 से लेकर के 9% तक है, लेकिन माना जा रहा है आने वाले निकट भविष्य में ये 15 से लेकर के 20% तक बढ़ जाएगी। इसको लेकर के बातचीत ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो शामिल है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि भारत को काफ़ी कुछ नया अनुभव इस ड्रोन डील से मिलने वाला है। और यही नहीं, सिर्फ हम डील ही नहीं साइन कर रहे हैं, बल्कि प्रॉपर एक MQ-9 की जो MRO फैसिलिटी है वो भारत में विकसित करी जा रही है। जी हाँ, जनरल एटॉमिक भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करेगा, जहां पर भारत के ड्रोन्स को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो MQ-9 डिप्लॉयड है इन सारे ड्रोन्स को जो MRO सपोर्ट है वो भारत प्रदान कर सकेगा। इन शॉर्ट हम कहें तो भारत MQ-9 का एक MRO हब बनने वाला है। 14 फरवरी 2023 को जनरल एटॉमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक अनाउंसमेंट करी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो टर्बो प्रोपेलर इंजन जो कि MQ-9 में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको MRO प्रदान करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इन इंजन से सारे जुड़े जो सारे काम है वो भारत में ही किए जा सकेंगे और बाकायदा इसकी जो जिम्मेदारी है ये HAL के इंजन डिवीजन बेंगलुरु के कंधे पर आई है। अगर हम MQ-9 के वेपन और सेंसर्स की बात करें तो इसको अलग अलग मिशन किट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन एंड सेंसर पेलोड से इंटीग्रेट किया गया है ताकि ये कॉम्बैट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जैसे कि इसमें रेथियन का AN/AAS-52 जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सेंसर स्वीट है वो इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें कलर मोनोक्रोम डेलाइट टीवी, इंफ्रारेड और इमेज इंटेंसिफाइड टीवी शामिल करी गई है। इसके अलावा लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र डेजिग्नेटर इस्तेमाल किया गया है ताकि ये टारगेट को डेजिग्नेट कर सके, जिसके आधार पर जो लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस है उनको लॉन्च किया जा सके। यह जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है इसको लिनक्स मल्टी मोड रेडार से भी इक्विप किया गया है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार को कंट्रेन करता है। वहीं अगर हम बात करें इसके और दूसरे फीचर्स की तो ये बेसिकली स्पॉटलाइट और स्ट्रिप मोड्स में ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन और डिस्माउंट मूविंग टारगेट इंडिकेटर, मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च कैपेबिलिटीज भी दी गई है। अगर हम MQ-9B की बात करें तो इसे हम सी गार्डियन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सेल्फ कंटेन एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन किट शामिल है। सी गार्डियन ऑपरेटर चाहे तो वो जो सोनो बॉयज होते हैं उनको डिप्लॉय, मॉनिटर और कंट्रोल भी कर सकता है। प्रत्येक रिमोटली पायलटेड जो एयरक्राफ्ट है इसमें 4 विंग स्टेशन होते हैं, जहां पर ये 4 सोनो बॉयज डिस्पेंसर सिस्टम पॉड्स को कैरी कर सकता है, जिसमें से प्रत्येक जो पॉड है ये तकरीबन 40A साइज और 80G साइज के जो सोनो बॉयज डिफेंस है उनको होल्ड कर सकता है, और ये रिमोटली जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उनको परफॉर्म भी कर सकता है। MQ-9B की स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो ये 8 की संख्या में AGM-114 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। वहीं इसके अलावा ये जो बॉम्ब्स हैं जिसमें 500 पाउंड्स के या 230 किलोग्राम के GBU-12 PB-2 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा ये GBU-38 जो कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन जिसको हम JDAM के नाम से जानते हैं उसको भी कैरी कर सकता है।
इसके अलावा ये डुअल मोड ब्रिमस्टोन मिसाइल को भी फायर कर सकता है, यानी कि मिशन रिक्वायरमेंट के आधार पे इसे एयर टू एयर, एयर टू सी और एयर टू सरफेस स्ट्राइक पैकेज में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये M9 साइड वाइंडर को भी कंट्रोल यूज़ करने में सक्षम है, जो कि एयर टू एयर मिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा भारत का प्लान ये है कि आने वाले समय में भारत इनको इंडियन मेड वेपन से इक्विप करेगा, जो कि इसकी लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। अब आइए बात कर लेते हैं MQ-9 एक्विजिशन में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 15 जून 2023 को जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसको अकॉर्ड किया गया है, जिसके आधार पे 31 की संख्या में जो ड्रोन है इनकी खरीद की मंजूरी दी गई है। इसमें से 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन होने वाले हैं। बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल ट्राई सर्विसेज के द्वारा किया जाएगा और ये फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। और जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, इसमें जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं इनकी खरीद की भी बात कही गई है। गौर करने वाली बात एक ही है कि इनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 3072 मिलियन US डॉलर्स की है, यानी एस्टिमेट जो कॉस्ट की गई है वो 3072 मिलियन US डॉलर्स की है। हालांकि ये जो प्राइस है इसको निगोशिएट किया जाएगा एक बार जैसे ही जो पॉलिसी अप्रूवल है वो US गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव हो जाता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो जो एक्विजिशन कॉस्ट है और जो बेस्ट प्राइस ऑफर किया जाएगा जनरल एटॉमिक के द्वारा उसको कंसिडर करेगी और कहा जाता है कि एक रीजनेबल प्राइस में ये ड्रोन भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे। अगर हम बात करें फॉरेन मिलिट्री सेल रूट की, US गवर्नमेंट को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा भारत की ट्राई सर्विसेज के द्वारा, जहां पर ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट, डिटेल ऑफ इक्विपमेंट और टर्म्स ऑफ जो प्रोक्योरमेंट है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी और उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। यानी यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जो पूरा का पूरा डील है वो सिर्फ ड्रोन की नहीं हो रही, बल्कि इसमें जितने भी साजो सामान है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। और जो $3 बिलियन की प्राइस बताई जा रही है वो एक एस्टिमेटेड प्राइस है, जो कि आने वाले समय में निसंदेह कम भी होने वाली है। यानी अभी तक जो लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं उनमें से उनको 1% भी आइडिया नहीं है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस की नीड्स हैं वो क्या हैं और कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोक्योर करी जाती है डिफेंस के क्षेत्र में। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।